आखिरी दौर पूरा जोर। नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ये कहकर बिहार की सियासत में घमासान मचा दिया कि ये उनका अंतिम चुनाव है। नीतीश ने हो सकता है कि भावनात्मक दांव चला हो, मगर नीतीश कुमार के इस बयान से बिहार की चुनावी सियासत में घमासान मच गया है। अब विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ कहा जा रहा है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की ओर से, ये भी देखिए और साथ में ये भी जानिए कि ये भावनात्मक दांव क्या फायदा पहुंचाएगा नीतीश को या फिर नुकसान। ये रिपोर्ट। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। राजनीति जहां एक ही सत्य है, जी किसी भी कीमत पर। शायद इसी फॉर्मूले के तहत विकास के नाम पर जनता के बीच जनसभा करने वाले नीतीश कुमार ने प्रचार के आखिरी दिन अपना भावुकता वाला दांव चल दिया। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश कुमार ने अपने चुनावी तर्कश से भावुकता से भरा तीर मारा है। ये तीर उन्हें जीत की प्राचीर तक ले जाएगा या नहीं, ये तो बाद की बात है। मगर आज की बात यह है कि नीतीश के इस बयान ने बिहार की सियासत में घमासान मचा दिया। तेजस्वी ने नीतीश की बात को लपक लिया। हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा। तेजस्वी की लड़ाई ही यही है कि नीतीश को सत्ता से उतारकर सिंहासन पर वो खुद बैठे। मगर पहले दिन से अंतिम दिन तक नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान ने भी नीतीश के बयान पर तीखा हमला किया। जब रणभूमि से अगर नेता लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे। पूरा विपक्ष नीतीश के विरोध में आकर खड़ा हो गया। तंज के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश पर करारा हमला बोला। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। कांग्रेस की ओर से भी लगातार हमले किए गए। कल रणदीप सुरजेवाला ने नीतीश को थका हुआ बताया था। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि नीतीश ने प्रभावी रूप से हार मान ली है। तो नीतीश कुमार के भावुकता वाले दांव पर विपक्ष की पूरी पलटन सामने आ गई। नीतीश बीजेपी के साथी हैं, बिहार में एनडीए के प्रमुख नेता, लिहाजा बीजेपी की ओर से नीतीश के बयान का समर्थन किया जा रहा है। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं और ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। जेडीयू को सूझ नहीं रहा कि नीतीश के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए। शायद इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया। बड़ा नेता वही होता है जो अपने मुकामों को हासिल करने के बाद खुद उस अपने जगह से हटे। नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं पाएगा, वो खुद हटेंगे और तब हटेंगे जब बिहार एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ जाएगा। ये 5 वर्षों बाद 2025 में होगा। नीतीश एक मंझे हुए राजनेता हैं। आखिरी चुनाव के ऐलान का जोखिम फायदा सब जानते हैं। ऐलान किया है तो गुणा भाग का हिसाब लगाकर ही किया होगा। लेकिन इतना तो तय है कि उनके इस ऐलान से आखिरी दौर के मतदान का एजेंडा जरूर प्रभावित होगा। दांव का दमदार होना और बेकार होना दोनों मुमकिन है। होगा क्या, ये 10 नवंबर को मालूम चलेगा। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक। अब की बार किसकी बन रही है सरकार, 10 तारीख को यह साफ हो जाएगा। लेकिन कल की तारीख बिहार के लिए बेहद अहम रहने वाली है, क्योंकि 15 जिलों की 78 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। बिहार की जनता अपने मत का प्रयोग करेगी। तीसरे चरण के इस रण के लिए पहले ही राजनीतिक दलों ने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी थी। आपको दिखाते हैं कि इन 78 सीटों पर समीकरण आखिर क्या कहते हैं। कल की सुबह बिहार के भविष्य की बुनियाद रचने वाली सुबह होगी। कल बिहार के मतदाता लोकतंत्र के पर्व के अंतिम चरण में मतदान करेंगे।
वो मतदान करेंगे बिहार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। 7 नवंबर को अंतिम चरण का चुनाव है। 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान होंगे। इनमें 63 सामान्य सीट हैं, जबकि 13 आरक्षित सीट हैं। तीसरे चरण में कुल 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। अगर समझा जाए कि इन 78 सीटों पर 2015 में किसका जलवा रहा है, तो 78 सीटों में जेडीयू ने 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 78 में से 20 सीटें जीती थी। 78 सीटों में बीजेपी के खाते में 20 सीटें गई थी। कांग्रेस ने इन्हीं 78 सीटों में 11 पर जीत दर्ज की थी। मगर पेच ये है कि 2015 में जहां नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ आरजेडी, कांग्रेस के साथ साथ चिराग पासवान भी चुनौती बनकर खड़े हैं। ऐसे में 2020 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के लिए 2015 के मुकाबले ज्यादा मुश्किल है और ऐसे में अपनी सीट बचा पाना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती। बात अगर तीसरे चरण में वीआईपी चेहरों की हो, तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला इसी तीसरे चरण में होगा। सिमरी बख्तियारपुर सीट से वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन हैं। सुपौल सीट से जेडीयू के विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। उनके सामने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी मैदान में हैं। मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार चुनावी मैदान में हैं। उनके सामने आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी हैं। मधेपुरा में आरजेडी के चंद्रशेखर मैदान में हैं और उनके सामने जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव हैं, जबकि जेडीयू के निखिल मंडल यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है। बात अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों की हो, तो 371 प्रत्याशियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं। 31% प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास है। तो प्रत्याशियों की जन्म कुंडली बिहार की जनता के पास है। उनके वादे और इरादों से भी बिहार की जनता वाकिफ है। अब इन 15 जिलों की जनता को तय करना है कि वो किसकी किस्मत का क्या फैसला करती है। आज तक ब्यूरो। अब की बार किसका बिहार, ये वो सवाल है जिसका जवाब 10 तारीख को मिल जाएगा। मगर चुनाव परिणाम से पहले चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपने वायदे जनता के सामने रख दिए हैं। उन्होंने अपने इरादे जनता को बता दिए हैं। साथ ही सबने भरोसा जताया है कि चुनाव में जीत उन्हीं की होगी। अब देखना यह है कि बिहार की जनता अब की बार किसे देती है बिहार की सत्ता। के बाद 10 लाख रोजगार तो कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, जिताइए। आप पैसा कहां से लाओ? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। बिहार की जनता ने नेताओं के वादे सुन लिए। काम के मुद्दे पे लड़ेंगे। बिहार की जनता ने नेताओं के जीत के इरादे सुन लिए। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। बिहार की आधी से ज्यादा जनता ने आधे से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद भी कर दिया। अब सवाल यह है कि अब की बार किसका होगा बिहार, कौन बनाएगा सरकार। कोरोना की बंदिशों के बीच भी इतनी भारी संख्या में आना, ये आपका जोश, ये आपका उत्साह, ये साफ साफ बता रहा है कि 10 नवंबर को नतीजे क्या होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से वो तुरुप का इक्का है जो चुनाव की दशा और दिशा बदल देने का मादा रखते हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां की। हर रैली में उन्होंने नीतीश के सुशासन के साथ साथ लालू राज के जंगल राज को बार बार लगातार कहा। मकसद साफ था कि अब की बार एनडीए फिर दोहराए सरकार। अकेले पीएम नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर भी लालू का जंगल राज और तेजस्वी यादव ही रहे। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 2/3 की सरकार बनाएगी और नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। नीतीश कुमार ने बिहार को पूरे 15 साल तक संभाला है। 15 साल तक वो सत्ता के सिंहासन पर बैठे रहे।
लिहाजा शुरुआती दौर में वो विकास की बातें ही कर रहे थे। वो जनता को बता रहे थे कि कैसे लालू के शासन में अपराध था और कैसे उन्होंने अपराध पर काबू पाया और बिहार को विकास की ओर भी ले गए। शाम होने के बाद कोई अपने घर से नहीं निकल पाता था और जिस तरह से हम सब लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने अपराध से छुटकारा दिलवाया, तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश की। इस चुनाव में एनडीए ने पूरा दमखम झोंक दिया, मगर दूसरी ओर एनडीए को परास्त करने के लिए तेजस्वी यादव भी कहीं कमजोर नहीं दिखे। तेजस्वी रैलियों का रिकॉर्ड बना रहे थे, वो ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे और हर जनसभा में भरोसा दिला रहे थे कि अब की बार वही करेंगे बिहार का उद्धार। नीतीश जी का विदाई तय है ना? जब तय है तो हमने भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री रहते पहला कलम अगर मेरा चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी पहले मंत्रिमंडल की बात करेगा। रोजगार के मसले पर बिहार की जनता के बीच उतरे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को थका हुआ साबित करने में लगे थे। उनकी भावभंगिमाएं बता रही थी कि उनके मन में चुनाव जीतने की तड़प है, मगर दूसरी ओर चिराग पासवान थे। चिराग पासवान को अपनी जीत से ज्यादा नीतीश कुमार की हार का इंतजार रहा। अपनी हर रैली में वो नीतीश पर हमलावर रहे। सबके अपने अपने दावे हैं, कोई नहीं कह रहा कि वो हार रहा है। पीएम, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के नेता, खुद नीतीश कुमार सब दावा कर रहे हैं कि एनडीए बिहार में दोबारा सरकार बनाने जा रही। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और कांग्रेस के नेता भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार की जनता नीतीश से त्रस्त है और अब वो सरकार बदलना चाहती है। मगर ये दावे नेताओं के, बिहार की जनता क्या चाहती है ये 10 नवंबर को मालूम चलेगा। आज तक ब्यूरो। तो अब की बार किसका बिहार, कौन बिहारी सब पर भारी, बड़ा ये सवाल सभी के जेहन में बना हुआ है। लेकिन बिहार के कुछ राजनीतिक आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल कल जिन 78 सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें आपराधिक छवि के कितने उम्मीदवार हैं और करोड़पति उम्मीदवारों की तादाद भी कितनी है। सबसे पहले बात करोड़पति उम्मीदवारों की। चुनावी मैदान में 30% प्रत्याशी करोड़पति हैं। आरजेडी के 35 प्रत्याशी करोड़पति, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के 30 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बिहार भले ही विकास के पैमाने पर पिछड़ा नजर आए, लेकिन यहां पर प्रत्याशियों की देखिए 30% प्रत्याशी करोड़पति। भारतीय जनता पार्टी के 31 प्रत्याशी करोड़पति हैं, एलजेपी के 31 प्रत्याशी, यानी कि यहां पर पार्टियां एक दूसरे के आसपास ही ठहरती करोड़पति उम्मीदवारों के मामले में नजर आ रही है। कांग्रेस पिछड़ जाती है, 17 प्रत्याशी उसके करोड़पति हैं। आगे बढ़ते हुए करोड़पति के बाद बात आपराधिक केस की कर लेते हैं। 371 प्रत्याशियों पर आपराधिक केस है। ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मैदान में कितने हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आपराधिक इतिहास 31% प्रत्याशियों का आपराधिक इतिहास है। गंभीर मामले 282 प्रत्याशियों पर हैं। आरजेडी के इनमें 73% प्रत्याशी जो कि दागी हैं, दागी उम्मीदवारों को जिनको टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी। ये तीसरे फेज की हम बात कर रहे हैं। 76% प्रत्याशी बीजेपी के दागी हैं। जेडीयू 57% प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड के, एलजेपी के 43% प्रत्याशी यहां पर दागी हैं। और ये आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मैदान में किस पार्टी के कितने हैं उसके बारे में। 15 जिले की 78 सीटों पर कल वोटिंग होनी है। तीसरे चरण का मतदान होना है और आपको बताते चले कि 65 सामान्य सीटें इसमें से हैं। ज्यादातर सीमांचल और मिथिलांचल की कुछ सीटें हैं। 13 आरक्षित सीटें हैं। उम्मीदवार 1204 जो चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला इन इलाकों की यानी कि सीमांचल और कुछ हिस्से मिथिलांचल के यहाँ की जनता कल तीसरे चरण के दौरान करने वाली है। यह अपने आप में बेहद दिलचस्प रहेगा। चलिए, बिहार से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन अब बात आपके पसंदीदा चैनल आज तक की करते हैं, जिसने फिर से खबरों में अपनी बादशाहत को साबित कर दिया है। आज तक को कुल 10 एंटी अवार्ड सम्मान मिला है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया है। मिस श्वेता सिंह फ्रॉम आज तक, मिस नेहा पथम फ्रॉम आज तक, मिस्टर रोहित सरदना फ्रॉम आज तक, मिस्टर सईद अंसारी फ्रॉम आज तक। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। एंटी अवार्ड्स में आज तक ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 10 सम्मान अपने नाम किए, जो करोड़ों दर्शकों की उम्मीद और पसंद पर
विश्वसनीयता की मुहर लगाता है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को एनटी अवार्ड्स की ओर से हॉल ऑफ फेम का सम्मान मिला है। हल्ला बोल को बेस्ट टॉक शो का खिताब, श्वेता सिंह को बेस्ट एंटरटेनमेंट एंकर का अवार्ड मिला है। रोहित सरदाना को बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज एंकर का सम्मान मिला है। बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर का तमगा विक्रांत गुप्ता के नाम रहा। बेस्ट टीवी न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड सईद अंसारी के नाम गया है। नेहा बाथम को बेस्ट बिजनेस न्यूज एंकर का सम्मान मिला है। साहित्य आज तक को बेस्ट एंटरटेनमेंट टॉक शो का एनटी अवार्ड मिला है, जबकि सलाम क्रिकेट को बेस्ट स्पोर्ट्स शो का अवार्ड मिला। वंदे मातरम के लिए योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार को बेस्ट कैमरामैन का एनटी अवार्ड मिला है। मैं इंडियन टेलीविजन ग्रुप को शुक्रिया करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। भरोसा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपने ये भरोसा हमारे साथ रखा, 20 साल तक रखा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैं अपनी टीम को भी इस टाइम पे थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये भरोसा आपके और हमारे बीच कायम रखा। 10 एनटी अवार्ड अपने नाम करके आज तक ने फिर साबित कर दिया है कि खबर मतलब सिर्फ आज तक। कोई नहीं था कल तक, कोई नहीं है अब तक, जी हां, और कोई नहीं होगा कल तक। तो 10 एनटी अवार्ड आज तक को मिले हैं। आपको बता दें, इस प्यार और सम्मान के लिए आपका शुक्रिया। वैसे आपको ये भी बताते चले कि बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज कल सुबह 7 बजे से लगातार आप देखेंगे। तीसरे चरण का मतदान होना है और शाम 5 बजे से एग्जिट पोल आप जरूर देखिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन आगे चाणक्य की बंगाल नीति ब्रेक के बाद देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।